से बढ़ने का मौका है। तो ये इम्पावर्ड जो मास्टर्स प्रोग्राम है ये सभी फैकल्टी के लिए ही किया गया है ताकि वो लोग अपने आप को और भी सक्षम कर पाए और जो हमारे स्टूडेंट्स है उनको नॉलेज और भी बेहतरीन बेहतरीन तरीके से दे पाए। तो ये मौका आपको गंवाना नहीं चाहिए, सभी को अच्छे से सीखना चाहिए जो भी हम लोग टीचिंग्स देते हैं, क्योंकि इन डेप्थ ट्रेनिंग देने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो आई होप आप सभी लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए। काफी बेहतरीन टॉपिक है, पहला टॉपिक से हम लोग का स्टार्ट होगा एकदम बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक। तो आज का सेशन जो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर होगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ट्रेनर है सर का नाम कुबेर खन्ना सर है। सर काफी दिनों से एपीएल के साथ, काफी सालों से एपीएल के साथ कनेक्टेड है। तो आई होप आप सभी लोग रेडी हैं। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलकम सर। Thank you, Vishal sir. Thank you so much for welcoming me. And hello friends. मैं कुबेर खन्ना आज आप सभी को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं वर्चुअल फैकल्टी ट्रेनिंग में। और जैसा कि पता है कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर बहुत ही ज़रूरी है जानना। अगर आप कोई भी कंप्यूटर का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से ही स्टार्ट करना होता है। तो आज मैं आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में काफ़ी नॉलेज देने वाला हूं, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से नोट डाउन करिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आज कंटेंट्स के बारे में कि क्या क्या कंटेंट्स हम कवर अप करने वाले हैं इस प्रोग्राम के अंदर, इस सेशन के अंदर। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में कौन से बेसिक पार्ट होते हैं। फिर लैपटॉप के बारे में बताएंगे, लैपटॉप में कौन कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं। फिर हम बात करेंगे हाउ डज कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर कैसे काम करता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फिर उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताएंगे कि क्या एडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस के बारे में बताएंगे कि क्या खामियां हो सकती हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की कितनी जनरेशन से कंप्यूटर चला आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईपीयू साइकिल के बारे में कि आपका जो कंप्यूटर होता है वो किस तरीके से आईपीओ के थ्रू काम करता है। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन रहेगा। उसके बाद हम कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो हम चलते हैं आज सबसे पहले अब बात करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो आई होप मोस्टली लोगों को पता ही होता है कि कंप्यूटर क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन और डेटा को मैनिपुलेट करता है। उसके साथ साथ उसके अंदर एक एबिलिटी होती है डेटा को स्टोर करने की, रिट्रीव करने की, साथ के साथ प्रोसेस करने की। प्रोसेसिंग बोले तो जैसे कि हमारा दिमाग काम करता है, ह्यूमन का दिमाग काम करता है, वैसे ही कंप्यूटर में भी प्रोसेसिंग होती है। और यू मे ऑलरेडी नो दैट यू कैन यूज अ कंप्यूटर टू टाइप डॉक्यूमेंट्स एंड ईमेल, प्ले गेम्स एंड ब्राउज द वेब। तो ये कुछ काम होते हैं जो कि आप कंप्यूटर की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत बेसिक चीजें हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट टाइप करना, या किसी को आपको ईमेल सेंड करना है, या गेम्स खेलना है, या आपको वेबसाइट पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में नॉलेज चाहिए तो आज के टाइम में आप वो भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने अगर कोई फाइल क्रिएट करी हुई है तो उस पर जाकर आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, जैसे स्प्रेडशीट्स हो गया या प्रेजेंटेशंस हो गया। यहाँ तक कि वीडियोस भी आप बहुत आसानी से एडिट कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ कुछ बेसिक पार्ट ये ग्राफिकल फॉर्म में शो किया है। तो सबसे पहले ये हमारा मॉनिटर होता है। ये आपका पहले सीआरटी में आता था, अब टीएफटी वगैरह में आने लगा है। ये मॉनिटर है। मॉनिटर के साथ के बगल में आप देख सकते हैं सीपीयू है जो कि मेन फंक्शन परफॉर्म करता है कंप्यूटर्स के जितने भी फंक्शंस होते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड है। कीबोर्ड टाइपिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो उसके लिए यूज करते हैं। माउस होता है, जैसे कोई आपको आइकन पर क्लिक करना है या पर्टिकुलर कोई फाइल ऑन करनी है तो माउस की हेल्प से आप ग्राफिकली यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्पीकर होते हैं, जैसे आपको कोई सॉन्ग सुनना है या कोई वीडियो देखना है
तो उसके लिए स्पीकर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका प्रिंटर होता है, अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में चाहिए तो प्रिंटर की हेल्प से आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसी हिसाब से यहाँ माइक्रोफोन है, अगर आपको कोई वॉइस रिकॉर्ड करनी है या कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करना है या आपका कोई प्रोजेक्ट है वॉइस से रिलेटेड, तो आप आसानी से माइक्रोफोन का यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद हम बात करेंगे लैपटॉप कंप्यूटर्स के बारे में। लैपटॉप जैसे कि आपको पता है पूरा इनबिल्ट होता है, सब कुछ एक ही डिवाइस के अंदर होता है। जैसे मॉनिटर भी देख सकते हैं, कीबोर्ड भी देख सकते हैं, उसके साथ साथ उसी के अंदर आपका स्पीकर होता है, टच पैड होता है, तो सारी चीजें अंदर ही होती हैं। सीपीयू भी इनफैक्ट इनबिल्ट ही होता है आपके लैपटॉप में। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे हाउ डज कंप्यूटर वर्क। ये कुछ मैंने ग्राफिकली यहाँ शो करने की कोशिश करी है, आई होप सबको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। जैसे ह्यूमन का ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन काम करता है। जैसे आप लोग कोई चीज आंख से देखते हैं, अगर आपके सामने कोई खाने की चीज रखी है या फ्रूट्स रखे हैं, तो पहले आपकी नजरें जाती हैं उस पर, फिर वही प्रोसेस होके आपके माइंड में जाता है। सिमिलरली ये कंप्यूटर में भी ऐसे ही काम होता है। जब आप कोई चीज उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देने के बाद आप क्या करते हैं, उसको जो भी आपको परफॉर्म कराना है, सपोज आपको दो नंबर्स ऐड कराने हैं, आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे, उसमें दो नंबर्स डालेंगे। सपोज आपने डाला 2+2, तो क्या करेगा प्रोसेसर, पहले आपका 2 उठाएगा, फिर उसके बाद आपको ऑपरेटर उठाएगा प्लस सिंबल, देन अगेन 2 उठाएगा, तो तीनों को वो प्रोसेस करके आपके सामने रिजल्ट दे देता है। ऐसे ही काम करता है आपका कंप्यूटर। और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंसिंग डिवाइस होता है, आई रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग इमेजेस ऑफ द एनवायरमेंट। वैसे ही ब्रेन क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, अपने अकॉर्डिंग चेक करता है कि क्या करना है। अगर आपका खाने का मन होगा आप उसको खाएंगे, अगर रखने का मन होगा कहीं दूसरी जगह तो आप उठा के उसको रख देंगे। तो इसी तरीके से कंप्यूटर की भी फंक्शनैलिटी होती है। फिर नेक्स्ट जो आता है आपका इसके बाद, वो आता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं यहाँ हम जान लेते हैं। इनपुट यूनिट या फिर डिवाइसेस भी बोल सकते हैं आप, यूनिट भी बोल सकते हैं उसको, डिवाइसेस भी बोल सकते हैं। सेकेंड आता है आपका आउटपुट यूनिट और डिवाइसेस। फिर नेक्स्ट होता है प्रोसेसिंग यूनिट। फिर लास्ट में आपका आता है मेमोरी यूनिट और स्टोरेज डिवाइस। तो ये चार कंपोनेंट्स मेन पार्ट होते हैं आपके कंप्यूटर में। तो इनको भी हम जान लेते हैं कि इनमें इनपुट डिवाइस में क्या होता है, आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट के कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, साथ के साथ प्रोसेसिंग यूनिट कैसे काम करता है उसके बारे में भी जानेंगे। फिर लास्ट में आएगा आपका मेमोरी यूनिट और स्टोरेज डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैं आपको कंप्यूटर के बारे में दिखा भी रहा था उसके पार्ट्स। तो ये कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस का मेन फंक्शनैलिटी होता है कि आप जब भी कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, हर इंस्ट्रक्शन अलग अलग तरीके से दिया जाता है। जैसे सपोज आप अभी कंप्यूटर पे बैठे हैं, अगर आपको कोई फाइल ओपन करना है तो बिना माउस के आप ओपन नहीं कर सकते, या आप कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं इनफैक्ट, लेकिन उसके लिए आपको उसका शॉर्टकट कीज वगैरह पता होना चाहिए। लेकिन माउस से क्या होता है, आप इजीली वर्क कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए हम माउस यूज करते हैं। जैसे सपोज आपको टाइपिंग करना है या कोई डॉक्यूमेंट बनाना है या कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और आपको टाइपिंग की जरूरत है, तो उसके लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। देख सकते हैं यहाँ कीबोर्ड बना हुआ है ये। फिर नेक्स्ट आता है आपका जॉयस्टिक्स। क्या होता है, कुछ गेम्स होते हैं जिसमें आपको, अगर कोई बाइक रेसिंग है, अगर आपको उसको आगे पीछे या फिर दाएं बाएं या राइट लेफ्ट ले जाना है, तो उसके लिए हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं। इसमें एक हैंडल लगा होता है ऊपर, जिसको कि आप टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट आप घुमा सकते हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ बटन्स दिए होते हैं। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस का काम करता है। तो ये जॉयस्टिक होता है, ये बेसिकली गेम्स में ही यूज कर सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट आता है आपका टच स्क्रीन। जैसे कि आज के टाइम में आप देख रहे होंगे मोस्ट ऑफ द पीपल यूज स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में क्या होता है, टच स्क्रीन होता है। कई लैपटॉप्स भी आते हैं जो कि आपको टच स्क्रीन की फैसिलिटी देते हैं। तो ये भी जब आप अपनी फिंगर उस पर रखेंगे तो उसमें सेंसर्स लगे होते हैं जो कि आपकी फिंगर को एज ए इनपुट लेते हैं, फिंगरप्रिंट को, और उसको आपको कन्वर्ट कर देते हैं इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। तो जो भी आपको वर्किंग करना होता है तो आप आसानी से कर सकते हैं टच स्क्रीन पर।
नेक्स्ट होता है लाइट पेन। लाइट पेन भी बेसिकली यूज किया जाता है एज अ इनपुट डिवाइस। कुछ डिवाइसेस होते हैं जैसे कुछ कंप्यूटर्स होते हैं या कुछ टैब्स होते हैं जिसमें कि लाइट पेन कनेक्टेड दिया जाता है, और इस लाइट पेन का बेसिकली ये यूज होता है जैसे कि अगर उसमें कीबोर्ड नहीं है तो आप डायरेक्टली लाइट पेन का यूज करके उससे लिख सकते हैं या कोई ड्राइंग बना सकते हैं, या कोई चीज आपको ओपन करनी है उस पर्टिकुलर डिवाइस में तो उसका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका टच पैड। टच पैड बेसिकली लैपटॉप्स में दिया जाता है, और टच पैड बेसिकली दो चीजें होती हैं, यहाँ एक पैड होता है और दो बटन्स होते हैं साथ में। ये बिल्कुल माउस की तरह काम करता है। आपको इस टच पैड पे अपनी फिंगर का यूज करके माउस को ऊपर नीचे या फिर राइट लेफ्ट जहां पर आप ले जाना चाहते हैं माउस पॉइंटर को आप ले जा सकते हैं। अगर पर्टिकुलर आपको कोई आइकन क्लिक करना है या कोई फाइल खोलनी है तो उसके लिए यहाँ राइट और लेफ्ट बटन दिए हुए हैं। तो जो भी आपको फंक्शनैलिटी यूज करनी है तो उसके लिए आप इन दो बटन्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज ऑल्सो वन ऑफ द इनपुट डिवाइसेस। ये बेसिकली जैसे माइक का काम होता है वैसे ही ये काम करता है। इसके थ्रू आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, या आपको कोई अगर वीडियो बनाना है तो उसके लिए भी आप माइक्रोफोन का यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, उसका इनपुट देना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आता है बारकोड। बारकोड स्कैनर का काम क्या होता है, जैसे हम लोग कई बार होता है मॉल्स वगैरह में जाते हैं या सुपरमार्केट में जाते हैं, वहाँ जब शॉपिंग करते हैं तो क्या होता है प्रोडक्ट पर एक बारकोड दिया रहता है। तो उस बारकोड का जो स्कैनिंग किया जाता है वो इसी डिवाइस से किया जाता है। ये एक इनपुट डिवाइस है, इसके अंदर से एक लेजर लाइट निकलती है जो कि उस बारकोड को स्कैन करके आपके सामने स्क्रीन पर उस प्रोडक्ट का पूरा डिटेल शो कर देती है। तो उसके लिए हम बारकोड स्कैनर का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्कैनर। स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस है जिसका कि यूज फोटोग्राफ्स स्कैन करने के लिए यूज होता है, या फिर डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने के लिए होता है, या लेटर आपको स्कैन करना है। तो जो भी आपको स्कैन कराना है वो आप आसानी से स्कैनर का यूज करके यूज कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे आपका फोटोकॉपियर मशीन होता है उसी तरीके से काम करता है। इसमें यहाँ पर एक मिरर लगा होता है जिसके ऊपर कि आप अपना फोटोग्राफ रखते हैं अपसाइड डाउन करके, और इसको बंद करके आप स्कैन कराते हैं तो वो स्क्रीन पर आपको शो कर देता है इमेज सॉफ्ट कॉपी में। इट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू अ सॉफ्ट कॉपी। और इसी तरीके से आपका ट्रैक बॉल होता है। ट्रैक बॉल का भी काम बिल्कुल माउस की तरह यूज होता है। तो जैसे हम माउस का यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पर एक बॉल लगा होता है, जब आप इसका मूवमेंट करते हैं तो इसको आप माउस की तरह जैसे एरो जहां पर भी ले जाना है, पॉइंटर जहां भी ले जाना है, तो माउस ये पॉइंटर के ऊपर डिपेंड करता है, बॉल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में इसको मूव करा रहे हैं। फिर नेक्स्ट होता है आपका डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है जिसको कि हम फोटोग्राफ्स कैप्चर करने के लिए या फिर वीडियोस कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं। और आज के टाइम में जैसे हमको पता है कि हर चीज स्मार्टफोन्स में दिया हुआ है तो डिजिटल कैमरा का भी यूज कम होने लगा है, और लेकिन होता है तो बहुत हाई फाई लेवल पर होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली जो आपको रिजल्ट दिखाते हैं। अभी हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे थे जिनके थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने जो भी आपको काम करना है, जो भी आपको फंक्शन परफॉर्म कराना है, या जो भी आपको रिजल्ट चाहिए। और वो रिजल्ट कहाँ देख सकते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस का यूज करके। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मॉनिटर है, अगर आपको स्क्रीन पर कोई चीज देखनी है अपने तो मॉनिटर इज वन ऑफ द आउटपुट डिवाइस जिस पर कि आप इमेज फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में आप देख सकते हैं अपना रिजल्ट। नेक्स्ट होता है प्रिंटर। प्रिंटर बेसिकली आपका यूज किया जाता है हार्ड कॉपीज के लिए। अगर आपको कोई इमेज चाहिए हार्ड कॉपी में या फिर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हार्ड कॉपी में तो उसके लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका स्पीकर्स। अब जैसे कई बार होता है हम लोग का मन करता है कि हम गाने सुने, तो उसके लिए आप स्पीकर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप सॉन्ग प्ले करते हैं इंटरनेट के थ्रू या फिर अपने कंप्यूटर के थ्रू, तो वो सॉन्ग आपको स्पीकर्स के थ्रू सुनाई दिया जाता है। फिर नेक्स्ट होता है हेडसेट। हेडसेट भी स्पीकर्स की तरह काम करता है, लेकिन हेडसेट दो प्रकार के होते हैं। एक में खाली स्पीकर्स होते हैं और एक में दोनों चीज होती है, माइक भी होता है और
आपके स्पीकर्स भी होते हैं, तो दोनों काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसको कि हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। अगर सपोज आपको कोई प्रेजेंटेशन बड़े स्क्रीन पर दिखाना है, या बहुत मतलब आपको एक ट्रेनिंग देना है, या फिर आपको कोई मीटिंग दिखाना है, मीटिंग में दिखाना है, या कोई प्रोडक्ट के बारे में दिखाना है, तो उस केस में आप प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका प्लॉटर। अब जैसे बड़े बड़े जो नक्शे होते हैं बिल्डिंग्स वगैरह के, या फिर जो बैनर्स हो गए, तो उसके लिए हम प्लॉटर्स का यूज कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए, और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत कॉस्टली भी होते हैं आपके प्लॉटर्स। तो ये था कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जो कि मैंने भी आपको बताया है। नेक्स्ट आता है आपका सीपीयू, जिसको कि हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं। यहाँ पर तीन फंक्शंस होते हैं बेसिकली: अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। यहाँ पर जो टू वे कम्युनिकेशन होता है इनपुट डिवाइस के थ्रू और आउटपुट डिवाइस के थ्रू, अभी मैं आपको इसको आईपीओ के थ्रू और भी समझाऊंगा। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली जो अर्थमेटिकल या फिर लॉजिकल जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म कराता है। जैसे ही ये प्रोसेसिंग कर लेता है, ये कंट्रोल यूनिट के पास भेजता है। तो कंट्रोल यूनिट फर्दर क्या करता है, इसको मेमोरी में या तो सेव कराता है, जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। अगर यूजर को आउटपुट चाहिए तो वो आउटपुट के फॉर्म में आपको आपकी स्क्रीन पे शो कर देता है, या प्रिंट आउट चाहिए तो आप प्रिंट आउट ले लेते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमको किस टाइप में अपने इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट चाहिए। और यहाँ मेमोरी होती है, मेमोरी में आप अपने डेटा को सेव कराते हैं। तो इस तरीके से कुछ सीपीयू की फंक्शनिंग होती है। नेक्स्ट आता है हमारा मेमोरी यूनिट, जिसको कि हम स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिकली दो प्रकार की होती है आपकी मेमोरी। फर्स्ट होती है प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। प्राइमरी के अंदर फर्दर कैटेगराइज्ड होते हैं दो प्रकार के, आपके रोम होते हैं और रैम होते हैं। पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, और फिर आपका रैम के अंदर एस रैम और डी रैम। रोम बेसिकली रीड ओनली मेमोरी होता है। जब आपका कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किया जाता है तभी प्रोग्राम्ड कर दिया जाता है उसी टाइम पर। जैसे बायोस वगैरह के जो आप सॉफ्टवेयर देखते हैं वो उसी टाइम उसमें प्रोग्राम को सेट करके रख दिया जाता है। और इसमें दो प्रकार की होती हैं, एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होती है और एक प्रोग्रामेबल रोम होती है, जिसको कि हम खुद इरेज नहीं कर सकते उसको, एक इलेक्ट्रिक के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली हमको उसको इरेज करना होता है। और फिर जो आपका रैम होता है, इट इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ दो प्रकार की आपकी रैम होती है, एक स्टैटिक रैम होती है और एक डायनामिक रैम होती है, जिसको कि यहाँ पर बताया गया है। और स्टैटिक रैम और डी रैम में यही फर्क है कि जो डेटा स्टैटिक रहता है, जैसे कई बार होता है कि आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो कुछ डेटा रैम में तब तक ही रहता है जब तक आप उसको शट डाउन नहीं करते। अगर जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, आपने काम करते करते छोड़ दिया है, या फिर आपके कुछ टेम्परेरी फाइल्स हैं वो भी आपके स्टैटिक रैम में रहती हैं, फिर डायनेमिक रैम में वो डेटा इरेज हो जाता है। वो कुछ पर्टिकुलर सेकेंड्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर मिनट्स के लिए, जितनी देर आप काम कर रहे हैं उतनी देर के लिए वो रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में आपका हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स होती हैं, फिर डीवीडीज होती हैं जिसको कि हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के नाम से भी जानते हैं, और पेन ड्राइव्स भी होती हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज होती हैं। हार्ड डिस्क में आज के टाइम में बहुत सारी आती हैं। फिर फ्लॉपी डिस्क जैसा कि हमको पता है कि ऑब्सोलीट हो चुकी है, मार्केट में नहीं है। इनफैक्ट डीवीडीज का भी इतना नहीं यूज होता है जितना कि पेन ड्राइव्स का यूज होता है। पेन ड्राइव्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं जो कि इजिली कैरी कर सकते हैं, आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं उसको आराम से रख के। तो पेन ड्राइव में स्टोरेज भी अच्छा खासा आ जाता है। वो डिपेंड करता है अगेन यूजर के ऊपर कि उसको कितना स्टोरेज चाहिए पीडी के अंदर। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यूजर टू यूजर। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। ये कुछ बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आता है आपका मल्टीटास्किंग, और मल्टीटास्किंग इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। पर्सन कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क, मल्टीपल ऑपरेशंस। फिर उसके साथ साथ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर चाहे जितने भी बड़े हों विद इन फ्यू सेकेंड्स। और कंप्यूटर कैन परफॉर्म ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो कंप्यूटर की खासियत होती है कि आपको कुछ ही सेकेंड में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके
शो कर देता है उनके रिजल्ट्स, चाहे वो आप वर्ड पे काम कर रहे हो उसी टाइम, अगर आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो, चाहे आप कोई कैलकुलेशंस कर रहे हो, चाहे एक्सेल की शीट बना रहे हो, अगर एक साथ हम बहुत सारे काम कर रहे हैं तो एक बार में वो सारे काम को कंप्लीट करके आपको उनका रिजल्ट शो कर देता है लाइन बाय लाइन। फिर नेक्स्ट आता है स्पीड। नाउ कंप्यूटर इज जस्ट अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, इज नॉट जस्ट अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, सॉरी। Nowadays computer has very important role in human life also, और one of the major advantage of computer is इट्स इनक्रेडिबल स्पीड। इसकी इनक्रेडिबल स्पीड हम जबकि कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो कितनी जल्दी आपको रिजल्ट्स परफॉर्म करके शो करता है। और खाली ये कैलकुलेशंस के लिए नहीं होता, कैलकुलेशन से भी ज्यादा चीजें आप आज के टाइम में कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं, और विच हेल्प्स humans to complete their task in few seconds. All the operations can be performed very fast just because of its speed, elsewise it takes a long time to perform a task. जितनी देर में एक आदमी एक काम करता है उतनी देर में जो कंप्यूटर होता है फ्यू सेकेंड्स में ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, ट्रिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका बेनिफिट के अंदर, कॉस्ट स्टोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। लेस कॉस्ट में आप बहुत सारे डेटा को एक साथ सेव कर सकते हैं। जो स्टोरेज की कॉस्ट होती है बहुत लो होती है। पर्सन कैन सेव ह्यूज डेटा विद अ लो बजट, एंड सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इज द मेजर एडवांटेज दैट कैन रिड्यूस अ कॉस्ट। आज के टाइम में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अपने अपने सर्वर्स हैं या फिर क्लाउड्स हैं जिन पर कि वो बहुत आसानी से अपने डेटा को बहुत सस्ते में रख सकते हैं और बहुत ह्यूज डेटा सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी। वन ऑफ द रूट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज दैट कैन परफॉर्म नॉट ओनली कैलकुलेशंस बट आल्सो विद एक्यूरेसी। खाली ये आपके कैलकुलेशंस या प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता, और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट। अगर आपने कंप्यूटर को गलत इंस्ट्रक्शन दिया है तो आपको रिजल्ट भी गलत मिलेगा, अगर सही दिया है तो सही मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर इज वन ऑफ द मशीन्स। वो डिपेंड रहती है यूजर के ऊपर, वो डिपेंड रहती है ह्यूमन के ऊपर। सो एक्यूरेसी इसका काम है। नेक्स्ट, डेटा सिक्योरिटी। आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि हमारा डेटा सिक्योर हो, और प्रोटेक्टिंग डिजिटल डेटा इज नोन एज डेटा सिक्योरिटी। जब हम अपने डेटा को सिक्योर रखते हैं उसको हम प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर प्रोवाइड्स सिक्योरिटी फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस एंड फ्रॉम अनवांटेड एक्शंस फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स लाइक साइबर अटैक्स और एक्सेस अटैक। कई बार होता है कि अगर हम अपना अकाउंट खोल रहे हैं किसी बैंक में, या फिर हम कोई अपना मेल आईडी खोल रहे हैं, या फिर किसी ऐप में हम अपना लॉगिन कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि भाई हमारा डेटा सेव रहे। तो ये भी एक परफॉर्मेंस होती है, ये भी एक एडवांटेज होता है कि कंप्यूटर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि उस पर्टिकुलर ऐप में या फिर उस पर्टिकुलर साइट पर या आपके अकाउंट में कोई अटैक ना कर सके, कोई चोरी ना कर सके, या अनऑथराइज्ड उसको लॉग इन ना कर सके। तो ये भी एक फंक्शनैलिटी होती है। जैसे आज के टाइम में फॉर एग्जांपल आप अपने लैपटॉप्स हों चाहे वो पीसीज हों, उनमें भी पासवर्ड लगा सकते हैं जिससे कि कोई और यूजर आपके सिस्टम को आके चेक ना करे, उसको छेड़खानी ना करे या फिर उसका मिसयूज ना करे। तो उसके लिए हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इनफैक्ट डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी आज के टाइम में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक इसका मेजर एडवांटेज है कंप्यूटर का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी। ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है वायरस एंड हैकिंग अटैक्स। कई बार होता है कि ना चाहते हुए भी हमारे कंप्यूटर में कुछ वायरसेस आ जाते हैं, और ये वायरस क्या होता है, इज अ वॉर्म एंड अ हैकिंग इज सिंपल एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस ओवर द कंप्यूटर फ्रॉम सम इलिसिट पर्पस। किसी गलत काम के लिए जो काम किया जाता है, जैसे वायरस या हैकिंग हो गया, ये वायरस इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईमेल अटैचमेंट। किस तरीके से जो वायरस होते हैं वो आपके ट्रांसफर होते हैं ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू, या व्यूइंग एन इनफेक्टेड वेबसाइट एडवर्टीजमेंट। कई बार होता है कि जब भी हम ब्राउजर ओपन करते हैं उसमें कुछ कुकीज खुल के आ जाती है हमारे सामने, या पॉपअप्स खुल के आ जाते हैं और हमको पता नहीं होता, हम उस पर क्लिक कर देते हैं। तो क्या होता है, वायरस आपके उन कुकीज के थ्रू या फिर उन पॉपअप्स के थ्रू आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है,
और वो वायरस क्या करता है, कई बार आपकी फाइल्स को इरेज कर देता है या करप्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका डेटा वो चला जाता है। थ्रू रिमूवेबल डिवाइसेस के थ्रू भी, यूएसबी के थ्रू भी कई बार आ जाता है वायरस। एंड वंस वायरस इज ट्रांसफर्ड इन होस्ट कंप्यूटर, इट कैन इन्फेक्ट फाइल्स एंड ओवरराइट द फाइल्स इटसेल्फ। कई बार ये भी होता है कि जो भी इन्फेक्टेड फाइल आपके सिस्टम में आ गई है, जो भी फाइल आपकी बनी होगी, उनको रेप्लिकेट कर देगा, उनकी फर्दर फाइल्स क्रिएट कर देगा। तो इससे हमको बचना बहुत जरूरी है। और फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप जानते होंगे, ह्यूज पोर्शन ऑफ इंटरनेट वाज गोइंग डाउन, इंक्लूडिंग ट्विटर, नेटफ्लिक्स, Reddit and CNN in October 2016 because the largest DOS attack was launched on सर्विसेबल पार्ट। ठीक है, एक वायरस अटैक हुआ था आपका 2016 में, जो कि बहुत ही बड़ा डॉस अटैक था, और इसके थ्रू काफी साइट्स अफेक्ट हुई थी। इसमें ट्विटर भी था, नेटफ्लिक्स भी था, रेडिट भी था, इनफैक्ट सीएनएन की भी साइट थी। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ इंटरनेट के माध्यम से कि आपका जो भी डेटा है उसके लिए आपको सुरक्षा रखनी चाहिए। मतलब उसके लिए आप एंटीवायरसेस का यूज कर सकते हैं या फिर फायरवॉल वगैरह यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है एक आपके कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन साइबर क्राइम्स, जो कि आपने सुना होगा आज के टाइम में साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिसके लिए बोला भी जाता है कि आपको हमेशा प्रोटेक्ट रहना है, अलर्ट रहना है, कहीं कोई इलिसिट यूज तो नहीं कर रहा है आपके अकाउंट्स का, या आपका हैक तो नहीं कर रहा है। ऑनलाइन साइबर क्राइम मीन्स कंप्यूटर एंड नेटवर्क में हैव यूज्ड इन ऑर्डर टू कमिट क्राइम, एंड साइबर स्टॉकिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट are the points which comes under online cyber crime. इसका भी एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा यहाँ। वन में गेट द एक्सेस of the access to your shopping account like Amazon account, now that person will be able to know your personal details. कई बार होता है कि हम शॉपिंग साइट पर जाते हैं और हम सोचते हैं कि अपने कार्ड डिटेल्स वहां सेव कर दे, और हमको पता नहीं होता। और यदि हम किसी अपने फ्रेंड को या किसी जानने वाले को बोलते हैं कि मेरे अमेजोन चल नहीं रहा है, मेरा ये अकाउंट आईडी है, ये पासवर्ड है, तो प्लीज उसके थ्रू तुम मेरी तरफ से शॉपिंग कर दो या मेरे लिए परचेज कर लो। अब हमने दे दिया, लेकिन हमको नहीं पता कि उसमें डेबिट कार्ड डिटेल्स भी पड़ा हुआ है। तो उस केस में क्या होता है कि आपके डेबिट कार्ड का मिसयूज होना, कंपलसरी तो नहीं कहूंगा, हो सकता है आपका डेबिट कार्ड का मिसयूज हो सकता है, या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर कोई चुरा सकता है, कोई मिसयूज कर सकता है, या कोई हैकर ही उसको चुरा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हम इन सारी चीजों से बचें, अपने डेबिट कार्ड डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड नंबर ना मेंशन करें। इसके साथ साथ कुछ और भी डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का अपना कोई आईक्यू नहीं होता है, अपनी थिंकिंग प्रोसेस नहीं होती, वो डिपेंडेंट रहता है, डिपेंडेंसी होती है उसकी ह्यूमंस के ऊपर, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती। नेक्स्ट, आपका ब्रेकडाउन हो जाता है, मशीन है तो खराब होगी। एंड ये कुछ आपके बेसिक डिसएडवांटेजेस हैं कंप्यूटर के लिए। तो इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए टाइम टू टाइम अपने सिस्टम्स को अपडेट रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको आईपीयू साइकिल के बारे में भी बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ये आईपीयू साइकिल में 4 चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले आपका इनपुट डिवाइस है, नेक्स्ट आपका प्रोसेसर है, प्रोसेसर के अंदर आपकी 3 चीजें आ जाती हैं, वन इज योर एएलयू कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी, फिर नेक्स्ट आपका आउटपुट यूनिट है, और हार्ड ड्राइव स्टोरेज है। तो इनपुट यूनिट से हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस से क्या करते हैं, हम इनपुट सेंड करते हैं प्रोसेसर को। प्रोसेसर क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, और वो इनपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, वो इमेज के फॉर्म में हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का इनपुट दिया है। फिर प्रोसेसर अकॉर्डिंगली क्या करता है, उसको प्रोसेस कराता है। सपोज मैंने वर्ड पे एक फाइल बनाई document1 के नाम से, मैंने उसमें कुछ टाइपिंग किया और मैं उसको सेव कराना चाहता हूँ। मैं जब सेव पर जाऊंगा, सेव एज करूंगा, नाम दे दूंगा, तो और वो मुझे सेलेक्ट करना होगा मैं कौन सी ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ। तो प्रोसेसर अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट करके क्या करेगा, हार्ड ड्राइव स्टोरेज में जाके उसको सेव कर देगा। और यदि मुझे फर्दर
उसको देखना है या इंटरनेट के थ्रू मुझे भेजना है किसी को, तो वो आउटपुट के फॉर्म में ही मुझे शो होगा डेस्कटॉप स्क्रीन पर। फिर मैं उसको आसानी से अपनी मेल में अटैच करके सेव कर सकता हूँ, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और डिपेंड करता है आउटपुट, अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए तो प्रिंटर आपका कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए, तो सीपीयू अकॉर्डिंगली फिर उसी फाइल को क्या करता है, आपके प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन सेंड करता है और वो प्रिंट आउट हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपको मिल जाता है। इस टाइप से कुछ आपका आईपीयू साइकिल का फंक्शनिंग होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कुछ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुए थे, सबसे पहला कंप्यूटर कैसे बनाया गया था, उसमें किन किन चीज़ों का यूज होता था, तो उसके बारे में जान लेते हैं। पहले मैं टाइम पीरियड के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे दैट वर फ्रॉम 1940 टू 1956 के बीच, और इनमें जो यूज होती थी टेक्नोलॉजी दैट वाज वैक्यूम ट्यूब्स, उनको वैक्यूम ट्यूब्स कहा जाता था। और ये सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज करते थे इसमें मेमोरी के लिए। फिर उसके बाद वर ऑफन इनॉर्मस टेकिंग अप एंटायर रूम, और इनकी जो कैपेसिटी होती थी पूरा रूम एक्वायर कर लेते थे ये। फिर इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते थे, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था इनको ऑपरेट करने में, और इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती थी, जिसकी वजह से पूरे रूम्स हीट अप हो जाते थे। और जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे दे रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज, ये टोटली मशीन लैंग्वेज पर ही डिपेंड हुआ करते थे। इसके साथ नेक्स्ट जो है द लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स, इसको हम लोएस्ट लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर्स के द्वारा समझी जाती थी इस टाइम पीरियड में। फिर नेक्स्ट आया आपका, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, नेक्स्ट आया आपका सेकेंड जनरेशन, जो कि जिसका कि टाइम पीरियड था 1956 टू 1963। इस बीच ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया, ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया गया वैक्यूम ट्यूब से, and ushered in the second generation of computer. And the transistor was invented in 1947, ये 1947 में इन्वेंट किए गए, बट डिड नॉट सी वाइड स्प्रेड यूज इन कंप्यूटर्स। उस टाइम इतना ज्यादा कंप्यूटर्स का यूज नहीं होता था टिल 1950s। फिर जो ट्रांजिस्टर्स थे वाज फार सुपीरियर टू वैक्यूम ट्यूब्स, ये वैक्यूम ट्यूब से भी बहुत ज्यादा सुपीरियर थे, और ये काफी साइज में भी स्मॉल होते थे, इनका काम करने का स्पीड भी काफी तेज था, और काफी चीप भी होते थे, एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल देन देयर फर्स्ट जनरेशन प्रेडिसेसर्स। जो भी फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा उनसे ज्यादा इनकी एफिशिएंसी होती थी काम करने की। एंड द फर्स्ट कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर डेवलप्ड बाय एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री, और इस कंप्यूटर का जो सबसे पहले यूज किया गया था वो एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री में यूज किया गया था ट्रांजिस्टर्स का। फिर नेक्स्ट इसके बाद जो आया हमारा आया थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था दैट वाज बिटवीन 1964 टू 1971। इसमें जो यूज किया गया उसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते थे। इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस बीच ये और तरक्की हो गई आपके कंप्यूटर्स में, जहाँ ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे ट्रांजिस्टर्स की जगह अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए। जो ट्रांजिस्टर का साइज था उनको बहुत ही छोटा कर दिया गया एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स। उन्हीं ट्रांजिस्टर्स को एक सिलिकॉन चिप के ऊपर रख दिया गया, जिसको कि हम सेमीकंडक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, और ये एक ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ था स्पीड में और एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर्स में। अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो थर्ड जनरेशन में ये और ज्यादा एफिशिएंट हो गए थे काम करने में। और फिर थर्ड जनरेशन के बाद आपका जो नेक्स्ट जनरेशन आया दैट वाज अ फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1971 टू प्रेजेंट हम बोल सकते हैं, जो आज की डेट में भी हम माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज करते हैं, जिनको कि हम जिसमें कि बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं वर बिल्ट इनटू अ सिंगल सिलिकॉन चिप। एक सिंगल सिलिकॉन चिप्स के ऊपर एक इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, जो कि फर्स्ट जनरेशन में जिन्होंने गैप एंटायर रूम लेते थे उसकी जगह एक सिलिकॉन चिप आप सोच सकते हैं, जो कि आपके हाथ में आ सकता है, आपके पाम में आ सकता है। और ये जो पहला
सिलिकॉन चिप था वो इंटेल ने डेवलप किया था, जिसका की नंबर था 4004 चिप, और ये 1971 में बनाया गया and located all the components of the computer from the central processing unit and the memory to input output controls on a single chip. एक सिंगल चिप इतने सारे काम कर सकती थी, वो प्रोसेसिंग भी कर सकती है, मेमोरी को भी यूज कर सकते हैं आप, उसमें इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स भी लगा हुआ था, ये सारी चीजें एक सिंगल चिप में हैं। और फिर 1981 में आईबीएम ने इंट्रोड्यूस किया उसका अपना कंप्यूटर फॉर द होम यूजर्स। पहली बार होम यूजर्स के लिए एक कंप्यूटर बनाया गया आईबीएम के थ्रू। और उसी के साथ साथ एप्पल कंपनी, सभी जानते होंगे आज के टाइम में, एप्पल ने 1984 में इंट्रोड्यूस किया था अपना मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कि आज के टाइम में भी हम यूज करते हैं। और एप्पल जो कंपनी है वो मैकबुक के नाम से अपने लैपटॉप सेल आउट करती है मार्केट में, आई होप सबको पता होगा। तो इसका जो पहला कंप्यूटर था दैट वाज बिल्ट इन 1984। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन के बारे में, जो कि प्रेजेंटली चल रहा है और बियॉन्ड चलता रहेगा, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर स्टिल इन डेवलपमेंट। अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, काम चल रहा है, और ये आगे भी चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, जैसे आज के टाइम में हम सभी लोग स्मार्टफोन्स का यूज करते हैं, और आप लोग देखते होंगे आज के टाइम में गूगल ने एक फैसिलिटी दिया हुआ है कि आप अपनी वॉइस के थ्रू गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। वॉइस रिकॉग्नाइज करता है आपकी, वो देखता है आपने क्या वर्ड्स बोले, और इनफैक्ट खाली इंग्लिश में ही नहीं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का भी आप यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट ट्रांसलेशन कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज के टाइम में एआई के थ्रू यूज करी जा रही हैं। एंड द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर इज हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी। और जैसा कि हम सभी को पता है कि बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है एआई का, जिसमें कि हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक रियलिटी के फॉर्म में देख सकते हैं। एंड द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज टू डेवलप डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज। और ऐसे डिवाइसेस बनाए जा चुके हैं जो कि जैसे कि आप कुछ बोलेंगे तो वो आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उनके हिसाब से वो वर्किंग करेंगे। आपने इनपुट दिया और वो आपको आउटपुट करके देंगे, एंड आर केपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। और कई बार ये भी होता है कि आपने कोई रिकॉर्ड करके रखा हुआ है तो उसको ऑलरेडी सेव कर लेता है अपने पास, जब दोबारा बोलते हैं तो दोबारा उसी टाइप से उसकी फंक्शनैलिटी होती है, वही रिजल्ट होता है। तो ये फिफ्थ जनरेशन जो है ये आगे भी चलता रहेगा। ये कुछ मैंने आपको अभी फिफ्थ जनरेशन के बारे में बताया है, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। तो computers are classified according to their data processing speed, amount of data that they can hold and process, depending upon their speed and memory size. And computers are classified into following four main groups. यहाँ चार कैटेगरी में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू स्पीड, अमाउंट ऑफ डेटा वो कितना सेव कर सकते हैं, कितना प्रोसेस कर सकते हैं। तो चार प्रकार के कंप्यूटर हैं। फर्स्ट है आपका माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड आपका मेन फ्रेम है, और फोर्थ आपका सुपर कंप्यूटर्स है। तो एक एक करके हम चारों को देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट आपका जो माइक्रो कंप्यूटर है, दीज आर ऑल्सो नोन एज योर पर्सनल कंप्यूटर्स, एंड टू मेजर टाइप ऑफ दीज कंप्यूटर्स आर लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ओनली वन यूजर यूजेस दिस कंप्यूटर एट अ टाइम, दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को सिर्फ एक बार में एक ह्यूमन यूज कर सकता है, बहुत सारे लोग यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। एंड दिस कंप्यूटर यूजेस अ माइक्रो प्रोसेसर एंड दिस चिप वर्क्स एज अ सीपीयू। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो किसकी तरह काम करता है, सीपीयू की तरह काम करता है। और इसके अंदर भी फर्दर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। पहला आता है आपका डेस्कटॉप, जैसे कि फोटो देख सकते हैं, जिसको कि इंटेंट किया जाता है रेगुलर यूज के लिए, एक सिंगल लोकेशन पर आप एक जगह रख के इस पर बैठ के काम कर सकते हैं। दीज आर जनरली नोन एज टेबल टॉप टू वर्क अपॉन, एंड दीज आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। फिर नेक्स्ट इस कैटेगरी में आ जाता है आपका नोटबुक।
नोटबुक कंप्यूटर्स भी होते हैं जिनको कि हम लैपटॉप भी बोलते हैं। इसके अंदर ही सब कुछ होता है, प्रोसेसर, मेमोरी, कीबोर्ड, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव एंड द डिस्प्ले इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल यूनिट। एक ही यूनिट के अंदर सब कुछ असेंबल्ड रहता है, एंड सिंगल यूनिट दैट कैन ऑपरेट ऑन बैटरी। आप इसको चार्ज करके कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं पर बैठ के भी आप काम कर सकते हैं। और नोटबुक बहुत छोटा होता है, बहुत लाइट वेटेड होता है। जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसको ले जाने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि हर एक उसमें जो डिवाइस होता है वो अलग अलग कनेक्टेड होता है। और फिर टैबलेट पीसी होता है आपका वायरलेस पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर विद अ टच स्क्रीन इंटरफेस। इसमें आप टच स्क्रीन का यूज करके काम कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज भी हो रहा है टैबलेट के फॉर्म में। टैबलेट फॉर्म फैक्टर इज टिपिकली स्मॉलर देन नोटबुक। ये लैपटॉप से कुछ हद तक छोटा होता है, और इसके साथ साथ जैसे कि लेकिन स्मार्टफोन से थोड़ा बड़ा होता है, ये भी मैं बताना चाहूंगा। ये स्मार्टफोन से थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन लैपटॉप और स्मार्टफोन के बीच के साइज के होते हैं ये। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर दे आर बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच के कंप्यूटर्स होते हैं, और ये मल्टी यूजर कंप्यूटर्स होते हैं। और ये बेसिकली जो मशीन्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, जहाँ पर सपोज कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री है या कोई प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री है, तो वहां पर इसका ज्यादा यूज किया जाता है। इसका बेसिकली जो यूज होता है वो कंट्रोलिंग के लिए होता है, जैसे कि मशीन्स को कंट्रोल किया जा सके, तो उसके लिए हम मिनी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन प्रोसेस सेवरल मिलियन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। कई मिलियन प्रोग्राम्स एक सेकेंड में इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर सकता है ये कंप्यूटर। और ये बेसिकली जो होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर रिलाय करती हैं, क्योंकि ये पूरे पूरे बड़े रूम्स के बराबर होते हैं, लार्ज प्रोग्राम्स विद लॉट्स ऑफ डेटा। और इनका जो बेसिक यूज होता है वो इंश्योरेंस कंपनीज में या फिर बैंक्स में या एयरलाइंस में, या फिर हम रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें तो वहां पर इनका ज्यादा यूज किया जाता है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। फिर इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है आपका, दैट इज अ सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस होते हैं आज की डेट में बने हैं, और बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं। एनी अदर इज एसेज एंड नोन एज सुपर कंप्यूटर, एंड इट्स प्रोसेस इज ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सेकेंड। एक सेकेंड में ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस की कैपेसिटी होती है। फिर दीज मशीन्स आर फॉर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग वेरी लार्ज प्रोग्राम एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट मस्ट बी प्रोसेस्ड क्विकली। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत तेजी से जब हमको इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कराना होता है और बहुत बड़े डेटा के ऊपर जब काम करना होता है, तो हम इन कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। और स्पेशली ये गवर्नमेंट यूज करती है, गवर्नमेंट स्पेशली यूज सुपर कंप्यूटर्स फॉर देयर टोटली डिफरेंट कैलकुलेशंस एंड सिग्निफिकेंट जॉब। ये बहुत ही स्पेसिफिक जॉब्स के लिए यूज में लिए जाते हैं, एंड मोर ओवर डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूज दीज यूज्ड कंप्यूटर्स फॉर डिजाइनिंग देयर प्रोडक्ट। कई बार प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए भी ये काम में आते हैं। तो ये था आपका सुपर कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम टाइप देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। जो हार्डवेयर होता है, it is a set of physical parts of computer which actually executes the instruction। फिजिकल पार्ट बोले तो जिसको कि हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which are to be executed by CPU to do the intended task। कोई भी पर्टिकुलर आप टास्क देते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है जो कि आपने दिया है। और हर सॉफ्टवेयर का अपना अपना यूज होता है। जैसे कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर पर्टिकुलर टास्क। उनके थ्रू आप पर्टिकुलर टास्क लेते हैं। जैसे सपोज वर्ड पे अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो आप वर्ड का यूज करेंगे। अगर आपको बड़े कैलकुलेशंस करने हैं तो आप एक्सेल का यूज करेंगे। या फिर अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप पावर पॉइंट का यूज करेंगे। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। हार्डवेयर इज अ मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। जो हार्डवेयर होता है उनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। वहीं अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर
is developed, engineered by software development companies. इनकी कंपनीज होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो कि सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं. नेक्स्ट, डिपेंडेंसी. हार्डवेयर कैन नॉट डू एनी टास्क विद अ सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्टिंग इट. जब तक कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन नहीं देगा हार्डवेयर को, तब तक हार्डवेयर काम नहीं कर सकता है. वहीं अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर कैन नॉट एग्जीक्यूट इफ अंडरलाइंग हार्डवेयर इज नॉट प्रेजेंट. अगर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करें, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के काम नहीं कर सकता. टैंजिबिलिटी की अगर हम बात करें, हार्डवेयर कैन बी टच्ड बीइंग अ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, whereas सॉफ्टवेयर बीइंग डिजिटल कैन बी सीन बट कैन नॉट बी टच्ड. जैसे कि सॉफ्टवेयर को हम खाली देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, वहीं हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और महसूस कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटेगरीज के बारे में. जो हार्डवेयर की कैटेगरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस, इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू एंड मदरबोर्ड. वहीं अगर हम सॉफ्टवेयर कैटेगरीज की बात करें तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं. ये कुछ कैटेगरीज हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में. फिर वायरस का क्या इम्पैक्ट होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पे. हार्डवेयर रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय वायरस. वह हार्डवेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कैसा भी वायरस हो. सॉफ्टवेयर इज अफेक्टेड बाय वायरस बीइंग प्राइमरी टारगेट. जो टारगेट होता है बेसिकली सॉफ्टवेयर को मतलब खराब करने का या फिर उसको इलिसिट उसका यूज करने का, वो वायरसेस के थ्रू यूज किया जाता है और उसके थ्रू आपकी फाइल्स भी करप्ट हो सकती हैं, आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है. नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल ट्रांसफर. हार्डवेयर कैन ओनली बी फिजिकली ट्रांसफर्ड. हार्डवेयर को आपको फिजिकली ट्रांसफर करना होता है एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखने के लिए. नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर कैन बी ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली. जो सॉफ्टवेयर है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही खाली ट्रांसफर हो सकता है उसका, क्योंकि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो इसलिए हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते. नेक्स्ट होता है हमारा रिप्लेसमेंट. इफ हार्डवेयर गेट्स डैमेज इट इज रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन. अगर कोई भी हार्डवेयर है अगर डैमेज हो गया है या खराब हो गया है तो आपको नया परचेज करना ही करना पड़ेगा. और अगर फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डैमेज हो गया है तो उस केस में आपको उसका इंस्टॉलेशन करना पड़ता है. तो ये थे कुछ डिफरेंसेस के बारे में जो कि मैंने अभी आपसे बात की. बढ़ने का